नमस्कार। लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें, मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। यूपी विजय के लिए दिल्ली में महामंथन का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की बैठक भी शुरू हो चुकी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में मौजूद हैं। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद शामिल हैं। कल भी यूपी सांसदों की बैठक हुई थी जिसमें पश्चिमी यूपी, कानपुर क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र के सांसद थे, जबकि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले सांसद यहां मौजूद हैं इस बैठक में। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, तो बैठक की शुरुआत फिर आज हो गई? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैठक की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल और गोरखपुर क्षेत्र, काशी क्षेत्र और क्षेत्र के जो 44 सांसद हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बैठक चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा चल रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि यह बैठक जो है सांसदों की बैठक है और इस बैठक में सांसदों को जिम्मेदारी दी जा रही है। एक रोड मैप के तहत जो है जिम्मेदारी तय की गई है कि जो उत्तर प्रदेश के करीब 7 सांसद को मंत्री बनाया गया है, जिसमें एक अनुप्रिया पटेल है, तो माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 6 मंत्री हैं, नए मंत्री हैं, जिनको जन आशीर्वाद यात्रा निकालना है। तो एक मंत्री को 3 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है। एक तो अपने लोकसभा में निकालेंगे ही, साथ ही बगल के जो संसदीय क्षेत्र हैं 2, वहां पे भी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। और जो विधानसभा है इसमें करीब एक लोकसभा में जो है 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे जाएंगे और जनमानस का विश्वास जीतेंगे। जनता की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही अगर वहीं सांसदों की बात की जाए तो सांसदों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि भले भी इस समय लोकसभा चल रहा है, लेकिन शनिवार रविवार को जब आप लोग अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं तो किसको वैक्सीनेशन किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, कौन अभी भी भ्रम में है, तो कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे टीकाकरण को मजबूत किया जाए और लोगों को और भी जो प्रबंध कराया जाए। तो तमाम बिंदुओं पर एक जिम्मेदारी दी जा रही है। खास करके देखा जाए तो सामने 2022 का विधानसभा चुनाव है। ये जो ये टारगेट दिया जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए सांसदों को जिम्मेदारी दी जा रही है। जी, साफ तौर पे लोगों से सीधे जुड़ने का यहां पर संदेश, और जिन नए मंत्रियों को संसद में नहीं रूबरू कराया जा सका, उन्हें सीधे आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने की नसीहत भी, उनकी प्लानिंग भी। धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी बैठक, बड़ा मंथन चल रहा है दिल्ली में यूपी जीतने के लिए। और बड़ी खबर की अब बात करते हैं। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा मॉड्यूल की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए करेगी। अब एनआईए को सौंपा जा रहा है ये मामला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। 11 जुलाई को लखनऊ के दुबग्गा और मडियाव इलाके के अलकायदा के आतंकी मिनहाज और मसीरुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया था। यूपी एटीएस अब तक मामले की जांच कर रही थी। गिरफ्तार किए गए इन आतंकियों के पास प्रेशर कुकर बम मिला था, जिससे वो 15 अगस्त को धमाका करने की फिराक में थे। अब इन दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी आतंकियों और अफगानिस्तान से कनेक्शन के बारे में एनआईए तफ्तीश करेगी। शंकर आनंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। शंकर, क्या वजह है कि इस पूरे मामले को अब एनआईए के हवाले किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एटीएस ने इन दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया था 11 जुलाई को, और उसके बाद इस मामले पर जब पूछताछ की गई तो पता चला था कि 15 अगस्त के मद्देनजर एक कोई बड़ा आतंकी वारदात करने का इसकी मंशा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम जब तफ्तीश कर रही थी तो कई महत्वपूर्ण खुलासे होते जा रहे थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले का जांच का जिम्मा सौंपा गया और केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में तफ्तीश करेगी कि आखिर किस तरह से इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है, किस तरह से अफगानिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के साथ में ये लगातार बातचीत कर रहा था, किस तरह से उसके आदेश को आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश में जुड़ा हुआ था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम जिस तरह से तफ्तीश कर रही थी, उस तफ्तीश को आधार बनाते हुए एनआईए अब आगे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो मामला क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है, पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं तार, अलकायदा से का ये मॉड्यूल है, तो अब इस इंटरनेशनल ताने बाने की पड़ताल एनआईए के हवाले। बड़ी खबर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हो गया।
टोल प्लाजा पर बेकाबू कार ने महिला समेत 2 लोगों को खतरनाक तरीके से टक्कर मार दी। और ये टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है तस्वीर। देखिए कितनी खतरनाक तस्वीर है। टोल प्लाजा पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से कोई बेकाबू कार आएगी। सबको रौंदते हुए 2 लोगों को इसमें टक्कर लगी है, भयानक टक्कर। ब्रेक नहीं लगने से यह हादसा हुआ। एक महिला और एक और शख्स इसकी जद में आ गया। खतरनाक वीडियो आप देख सकते हैं, जो कितनी टक्कर भयानक थी। बैरियर भी टूटा। तेज रफ्तार कार पूरी तरह से बेकाबू थी, टोल प्लाजा में सीधी टक्कर मारी। बताया जा रहा है कि ब्रेक नहीं लगने से यह एक्सीडेंट हुआ है। हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरें ये ग्रेटर नोएडा के दादरी लोहारली टोल प्लाजा पर है। दादरी के लोहारली टोल प्लाजा की तस्वीर। भयानक तरीके से कार आती है तेज रफ्तार में टोल प्लाजा पर और सीधी टक्कर मारती है टोल बूथ में। एक महिला उसके सामने किस तरह से गुजर रही है और उसे भी टक्कर लगती है। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिर क्या वजह थी, कैसे हुआ यह हादसा, क्यों ब्रेक नहीं लगा पाया चालक? देखिए जी, आपको बता दूं कि जो टोल प्लाजा था दादरी का लोहाली वाला, वहां पे एक तेज रफ्तार कार ने एक जो सामान बेचने वाली महिला उसको टक्कर मार दी। कारण ये बताया जा रहा है कि जो कार चालक था वो अचानक ब्रेक नहीं लगा पाया था, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो बैरिकेड को तोड़ते हुए महिला को टक्कर मार देती है, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। ये जो पूरी वारदात है ये दादरी के जो लोहाली टोल है वहां की वारदात है। अब पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। जो कार चालक था उसको हिरासत में ले लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है कि क्या कारण रहे हैं पूरी घटनाक्रम का। लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से इस कार ने महिला को रौंद दिया और जाके जो टोल का बैरियर उसमें टकरा गई है। अब पुलिस इस एंगल से और सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। जी अजय, ये खतरनाक टक्कर ऐसा भी हो सकता है टोल प्लाजा पर आप खड़े हों और कोई बेलगाम रफ्तार से दौड़ती आई कार टक्कर मार दे, तो हर वक्त सड़क पर चौकस रहना जरूरी क्यों है, ये तस्वीरें बता रही। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के 1 साल पूरे होने के मौके पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी पढ़ाई के लिए अब विदेश जाने की जरूरत नहीं है, विदेशी छात्र भी नई शिक्षा का फायदा उठा सकेंगे। करीब 24 मिनट के अपने संबोधन में पीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत से लेकर आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र साकार करने की बातें कही। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने इस दौरान विद्या प्रवेश पोर्टल और अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट का शुभारंभ किया। पीएम ने शुभारंभ के बाद कहा कि अब प्ले स्कूल गांव-गांव तक पहुंचेंगे, गरीब बच्चों को इससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते 1 वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। कोरोना के इस काल में भी लाखों नागरिकों से, शिक्षकों, राज्यों, ऑटोनोमस बॉडीज से सुझाव लेकर टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मोदी सरकार ने अंडर ग्रेजुएट और पीजी के मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से हर साल 5,550 छात्रों को फायदा मिलेगा।
मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में एडमिशन के लिए ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लिया जिसके तहत ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र का ये फैसला 2021-22 के सत्र से लागू होगा। इस फैसले की जानकारी पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पीएम ने ट्वीट किया, हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल या डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। आरक्षण से जुड़ा फैसला लागू होने के बाद यानी ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में हर साल 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मसले पर 26 जुलाई को बैठक की थी। मीटिंग के महज 3 दिन बाद ही सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद एमबीबीएस में करीब 1,500 ओबीसी कैंडिडेट्स और पीजी में 2,500 ओबीसी कैंडिडेट्स को हर साल आरक्षण का फायदा मिलेगा, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के एमबीबीएस में 550 और पीजी में करीब 1,000 कैंडिडेट्स हर साल इस आरक्षण का फायदा ले सकेंगे। मेडिकल स्टडी में ओबीसी कैंडिडेट्स के आरक्षण का मसला लंबे वक्त से सियासत के केंद्र में रहा। असल में AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों में भी आरक्षण का फायदा देना था। इसके बाद साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने AIQ स्कीम के तहत SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत करने का निर्देश दिया था। 2007 में ही सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड ने एडमिशन में रिजर्वेशन लागू किया और मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिलने लगा, मगर ये सिर्फ सेंट्रल एजुकेशन सेंटर्स में ही मिल रहा था, जबकि राज्य के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा था। अब मोदी सरकार के फैसले के बाद सभी मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर के सिंघड़िया इलाके की कई कॉलोनियों में इन दिनों लोगों का जीवन बेहद कठिन हो गया है। इसकी वजह है जोरदार बारिश की वजह से लोगों के घरों के सामने या फिर आसपास पानी जमा हो चुका है। आलम यह है कि कॉलोनी में 1.5 से 2 फीट तक पानी जमा हुआ है। जल जमाव की यह हालत गोरखपुर के सांसद रवि किशन की कॉलोनी में भी है। बताया जा रहा है कि यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। हर साल बारिश में यहां लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके भी मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर मिल जाएंगे। और इन जानकारियों की आप जांच भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। एक बार फिर टेलीफोन नंबर 7977773753